नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और ऐसे में चुनाव के लिए पार्टियां अपने मोहरे फिट कर रही है। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी दलों में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दावेदारों की मारेमारी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों में से 18 पर अपनी टिकटें फाइनल कर ली है। उनमें 9 सिटिंग विधायक है। पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है, उसमें से 13 पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। इन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था। एक सीट पर नए चेहरे का नाम रखा गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस के सिंगल नाम वाले हलकों में रोहतक की गढ़ी, सांपला, किलोई सीट भी है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की सत्ता में आने की सूरत में वे सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार रहेंगे। हालांकि हरियाणा में गुटबाजी से परेशान कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरेगी। यानी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं करने का फैसला किया गया है। उधर बीजेपी में भी टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 50 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाने के फैसले के बावजूद बीजेपी की लिस्ट अटक गई है। प्रदेश की 3 दर्जन से अधिक सीटों पर 3 से अधिक प्रबल दावेदार होने के कारण प्रत्याशियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अभी लिस्ट जारी होने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। सूत्रों के अनुसार यदि पार्टी प्रत्याशी की सूची जल्द ही जारी हो गई तो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वह दूसरे दलों के साथ भीतरघात मिलकर कर सकते हैं। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी की सूची जारी करने में देरी की जा रही है। वहीं हरियाणा चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसानों ने 10 दिन का अल्टीमेटम देकर भाजपा सरकार का संकट बढ़ा दिया है। किसानों ने 2 टूक कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया तो सरकार के हक में वोट किया जाएगा। बता दें आपको कि ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों को अमल किया गया तो सरकार के हक में वोट किया जाएगा, अन्यथा किसान इस बार मजा चखा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि किसान एक बार फिर से एकत्रित होंगे। उन्होंने कह दिया है कि वो किसको चुनावी मैदान में सहयोग करना है, इसका भी फैसला उसी वक्त लिया जाएगा। किसानों के इस अल्टीमेटम से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। उधर किसान मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भाजपा तय नीति के तहत किसानों को घाटे में धकेल रही है, इसीलिए उसने धान के निर्यात पर रोक लगाई है और बासमती पर भारी भरकम 20% निर्यात ड्यूटी थोप दी है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है सर। और राजेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम अब किसानों ने दे दिया है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो फिर ये तय होगा कि इस बार चुनावों में किसका साथ देना है। देखिए, हम इस वक्त में जो हरियाणा का चुनाव है उसमें बेहतर से बेहतर प्रत्याशी जो है उसको चुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सर्वे के आधार पर जो बेहतर से बेहतर प्रत्याशी निकल कर के आएगा उसको टिकट देंगे। और जिस प्रकार से किसानों ने जो भी बात कही है, तो किसानों के लिए तमाम योजनाएं जो हैं सरकार ने लगातार बना रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अल्टीमेटम देकर के और चुनाव से ठीक पूर्व ये किसी भी सूरत में जायज मांग नहीं हो सकती है। उन्होंने जो बात रखी है किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर के रखी है या एक अननेसेसरी एक प्रेशर बनाने के लिए, ये समझ से परे है। इसको समझने की भी आवश्यकता है।
उन किसानों को भी समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार की वो बात कह रहे हैं क्या वो वाकई संभव है। और अगर सरकार ने जितना बजट भी आया, तमाम योजनाएं भी सरकार के द्वारा तय की गई हैं, अब तक उन्होंने किसानों ने इस प्रकार की मांग क्यों नहीं रखी। ठीक ऐन वक्त पर जो मांग रखी जा रही है वो मुझे नहीं लगता कि जो है वो किसानों के हित के लिए है। किसानों के हित के लिए हमारी सरकार राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेंद्र जी जो है किसान नेता है। राजेंद्र जी सवाल इस बात को लेकर है, सर ये तो बता रहे हैं कि आपकी जो मांगे है वो जायज मांगे नहीं है, तो बेकार में बेफिजूल में आप लोग क्या इस तरह का अल्टीमेटम दे रहे हैं 10 दिन का, और क्या किसी राजनीतिक प्रभाव में है, किसी दबाव में है क्या आप लोग? देखिए ये तो देश का दुर्भाग्य है कि अगर किसान अपने हक अधिकार की बात करने लगता है तो सत्ता पक्ष हमेशा कहती है कि विपक्ष वाले से बरगला रहे हैं, और कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हम सरकार की बात बड़ी आसानी से मान जाए, उसके आश्वासन पर हम लोग उठ जाते हैं तो विपक्ष कहता है साहब कि सत्ता पक्ष वालों ने बरगला दिए हैं, बहका लिए हैं। तो ये तो देश के किसान का दुर्भाग्य है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आक्षेप हमेशा किसानों के ऊपर लगते आए हैं, लेकिन सरकार जो है कभी ये देखने को तैयार नहीं है, वो अपना दोहरा जो चरित्र दिखाती है उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों को आप लोग आश्वासन देते हो, आश्वासन के बाद फिर आश्वासन देते हो, भोला भाला किसान जो है वो आपकी बातों में आकर उठकर चला जाता है। अगर किसान जो है एक बात पर अडिग हो जाए और वो भी चुनाव से कुछ ठीक चुनाव से पहले हो जाए तो कहा जाएगा कि साहब इसने तो बिल्कुल बरगला लिया गया है। आपको पता है कि कितने लंबे समय से ये लोग किसान जो है धरने पे बैठे हैं और कितने दिन पुरानी मांग है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि चुनाव से जो पहली जो ये बिल्कुल हठधर्मिता है वो नहीं है, आपको जानकारी भी शायद नहीं है कि ये बहुत लंबे समय से जो है चुनाव धरनारत हैं ये किसान, और इनको बार बार जो है आश्वासन दिया गया है। और अभी आपके ही क्या कहते हैं जो पार्टी के एक नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इन लोगों की मुलाकात कराई थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद कुछ समाधान तो निकला नहीं। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि भाई हम लोग अपना चुनाव है, चुनाव में सबको अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। कोई चोरी छुपे डालता है, कोई डंके की चोट पर डालता है। अगर डंके की चोट पर डालने की बात चुनाव से ऐन पहले चुनाव से ऐन पहले ये इस तरह की मांगे रखना है कहाँ तक जायज है, सही है क्या? नहीं, मैं तो उसी बात को मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई कुछ दिन पहले ये किसान जो हैं मुख्यमंत्री से वार्ता की है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं आपको जो है 15 दिन के अंदर जो है ये जो भी समस्या है उसको समाधान कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नहीं मानी है तो अब क्या कहेगा ये बताइए। उस बात को लगभग 1.5 महीना बीत गया है उस बात को लेकर भी। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये लोग आए थे, 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन 1.5 महीना बीत गया है, तो कहाँ का जायज है? सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं है। ठीक है विजय जी, माफ कीजिएगा, वेद प्रकाश त्रिवेदी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, देखिए एक तरफ किसान लामबंद दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं सीधा 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 10 दिन के अंदर अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा, किसको वोट देना है, क्योंकि चुनाव तो एक बड़ा हथियार होता है सभी के हाथ में। ऐसे में क्या एक बड़ा मौका है कांग्रेस के पास कि सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने का, क्योंकि एक तरफ नाराजगी है, किसानों की नाराजगी होना हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर की तरफ इशारा करती है। नेहा जी, मेरा नाम है वेद प्रकाश जी जी जी। सभी साथियों को नमस्कार। अब भाजपा की तो विचित्र स्थिति है, इनका एक नेता किसानों को गाली बकता है और विज्ञप्ति जारी करके कह देते हैं हम इससे सहमत नहीं है, और दूसरे दिन वही गालियां फिर दोहरा देते हैं। तो जिस पार्टी का मानसिकता ही किसान विरोधी हो, जिसकी कथनी करने में भारी अंतर हो, वो ऐसी बात करेगा। अब चुनाव का एक ऐसा समय होता है, किसान ही क्यों, हर वर्ग चुनाव के समय अपनी बात रखता है, क्योंकि चुनाव के समय वोट देनी होती है हर पार्टी को, तो उसकी क्या पूछता है, वो कहता है कि मेरी ये मांगे क्यों नहीं मानी जा रही। अब किसान इतने लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है, अब ये कहते हैं कि भाई ये एमएसपी फिजिबल नहीं है। अरे जब आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के वो चेयरमैन बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो मार्च 2011 में उन्होंने ही तो एमएसपी की गारंटी कानून की सिफारिश की थी, और जब प्रधानमंत्री ने गए तो 2015 में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि भाई एमएसपी का कानून संभव नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, 2022 में किसानों से माफी मांगकर घड़ियाल आंसू बहाकर बोला मैं आपकी मांग मानूंगा, 29 लोगों की कमेटी बनाऊंगा,
26 सरकारी लोग रख लिए, 3 किसानों के संगठन, किसानों ने बायकॉट कर दिया और 2 साल से उसका आता पता ही नहीं है। शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं किसान 8 महीने से, उनको दिल्ली नहीं जाने दे रहे, झूठ पर झूठ बोलते हैं। मैं आपको 3-4 आंकड़े देता हूं फसलों के, ये कहते हैं मैं दोनों तरह दूंगा, भाव के रूप में भी दूंगा, प्रतिशत के रूप में भी दूंगा। जब कांग्रेस ने 2004 में सत्ता संभाली तब गेहूं का भाव था 640 रुपए क्विंटल, और जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो गेहूं का भाव था 1450 रुपए क्विंटल, अर्थात हमने कितनी वृद्धि की 126.5%। और आज कितना गेहूं का भाव है 2627। अगर 14.5 से 2600-2700 का अगर आप देखोगे तो कितनी वृद्धि इन्होंने की है 45, 46, 47%। तो अब आप बताइए 126.5% जाता है या 46, 47 जाता है। अब मैं धान के भाव पर आता हूँ। 2004 में धान का भाव था 500 रुपए प्रति क्विंटल, और जब हमने सत्ता छोड़ी तो 1360 रुपए प्रति क्विंटल था। तो हमने बढ़ाया 143%, इन्होंने कितना बढ़ाया 60%। कपास का भाव हमने जब सत्ता संभाली थी 1760 रुपए था, और छोड़ी जब 4050 रुपए, हमने 130% बढ़ाया, इन्होंने 53.1%। बाजरे का भाव हमने ठीक है। अब एक सेकंड मैं 2 ही आंकड़े और दूंगा। बाजरे के 43, इन्होंने 100, सूरजमुखी का हमने 180, इन्होंने 70, गन्ने का भाव, लेकिन देखिए आपकी सरकार रही, नहीं सरकार आपकी रही, जब मैं तर्क पर कर रहा हूँ ना, मेरी बात नहीं सुन रही। नहीं आपकी बात सर सुन रहे हैं, आपकी बात सब सुन रहे हैं। नहीं आप जल्दी से रखिए ना, इतना टाइम नहीं होता ना, आधे घंटे के वक्त है। अरे मैडम मैं पूरी भी कर देता अगर आप चुप रह जाती तो। गन्ने का भाव 117 से 310, 165%, और इन्होंने कितना किया 310 से 386, 24.5%। जो ये मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, ये कहते हमने किसानों को 1.5 गुना ज्यादा लाभकारी मूल्य दे दिया। अगर मेरे आंकड़े गलत हो, मैंने दोनों तरह बताए, प्रतिशत में भी और भाव में भी नकद कितना मिलता था, तो ये झूठ पर झूठ बोलते हैं, ठगते हैं। ऐसी स्थिति में किसान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। किसान राजेंद्र यादव जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी देखिए, एक बात बताइए कि यहाँ पे तो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक दी जाती है। वो कहते हैं जी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कहते हैं जी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सत्ता तो आपने दोनों की देखी है, कांग्रेस की भी देख ली, बीजेपी की भी देख ली। किसी ने कुछ किया क्या किसानों के लिए? मैंने अभी जब शुरुआत में नेहा जी बात रखी थी तो मैंने यही कहा था कि ये देश के किसान का दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में होता है वो किसान के बारे में सोचता नहीं है, और विपक्ष में जब होता है तो बिल्कुल बहुत बड़ा हितैषी होता है, बड़ा हितैषी होता है। जब जिस मुद्दे पर आज ये चर्चा चली है, ये नूह की वही घटना है, जो नूह का जो ये भूमि अधिग्रहण वाला मामला है 1600 एकड़ वाला, जिस पे आज ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस के काल का है। मैं आपको आपकी जानकारी में ये भी मैं दे दूं कि कांग्रेस के समय ही ये अधिग्रहण हुआ था, जिस पर ये 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो मैं आपको वो भी बता दूं, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस सब में पक्ष और विपक्ष में जो है पिछता आखिरकार किसान ही है। तो किसान का बड़ा दुर्भाग्य है, देश का किसान जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपना जीवन भी जी रहा है कि विपक्ष के सहारे रह जाता है कि भाई विपक्ष सत्ता में आएगा तो हमारी कुछ सुनेगा, और सत्ता में जाते ही फिर पता नहीं किसानों में क्या कांटे हो जाते हैं, किसान के बारे में कुछ सुनने को फिर तैयार नहीं होता है। तो ये तो दुर्भाग्य है देश के किसान का। जी ठीक है, वेद प्रकाश जी कुछ कहेंगे? अब मुझे मालूम नहीं था कि नूह का था, कहाँ का था, इसीलिए मैंने किसान समस्या पर मैंने। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी का रुख करूं उससे पहले मैं विद्रोही जी का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। विद्रोही जी आप अपनी बात को पूरा कर रहे थे, उस वक्त आवाज कट गई थी, जल्दी से बात को पूरा करिए। नेहा जी मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ किसान नेता के रूप में, क्या मैंने जो आंकड़े रखे थे वो गलत रखे थे? राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनका धन्यवाद कर दिया गया। तो मैं कोई बात नहीं, तो मैंने जो आंकड़े रखे वो अपने आप में प्रमाण है कि भाजपा झूठ बोल रही है। अब नूह के अधिग्रहण का जो मामला है, अब अधिग्रहण के मामले में कांग्रेस के जमाने में मान लो अधिग्रहण हुआ था, उसके बाद कितने साल हो गए उन बातों को? 10 साल। अब 10 साल से सत्ता किसकी है? भाजपा की है। अब 10 साल पुरानी घटना, अगर हमने गलत किया, सही किया, मुआवजा दिया, नहीं दिया,
आप हम आरोप तो लगा सकती है, पर क्या कांग्रेस उसका समाधान करेगी क्या? नहीं, किसानों का तो यही कहना है ना सर कि भाजपा की कथनी करने में फर्क है मैडम। ये कैसे नहीं, ठीक है, किसकी कथनी करने में कितना फर्क है वो तो फिर आने वाला चुनाव भी बता देगा ना, क्योंकि जनता के हाथ में हथियार है ना, जनता बता देगी। लेकिन शांत प्रकाश जी, एक जो हालात फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं उसके कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बताया भी जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है, गुटबाजी जो है कांग्रेस की चरम पर है। ये गुटबाजी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है, या जो काम किया उसके आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान नेता या किसान जो आंदोलन के पक्षधर हमारे जो नेता इस वक्त में बैठे हुए थे और एक बैठे हुए भी हैं, क्या केवल हरियाणा और पंजाब में ही किसान है? कर्नाटक में किसान नहीं है, तेलंगाना में किसान नहीं है, वहाँ पे आपने एमएसपी क्यों नहीं लागू की? आप स्टेट में वहाँ पर सरकार में हैं, आप वहाँ लागू कर सकते हैं ना। आप हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति कांग्रेस ने वो कर दी है कि 2 महीने से वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिली है। जो कह रहे थे ना खटाखट पैसा मिल जाएगा, खटाखट हम पैसा देंगे, आज स्थिति ये है कि 2 महीने से वहाँ के लोगों को तनख्वाह नहीं है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाह रहे थे और पैसा देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को बहकाने का काम कर रही है और जिस तरीके से बहका करके लोगों का वोट हासिल करने का इनके जो हमेशा षड्यंत्र रहते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को गुमराह करना बंद करें। और रही बात अभी यहाँ के चुनाव की, जो हरियाणा में चुनाव है, तो हम हरियाणा का जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे देश में डेवलपमेंट किया है। हमारी नीति साफ है। कोई भी काम, किसी भी प्रकार की योजना, वो किसी का जाति, धर्म या पार्टी देख करके नहीं, उसकी जरूरत देख करके उसको दी जाएगी। 13 करोड़ किसानों को आज हम किसान निधि दे रहे हैं। ये काम छोटा नहीं है। आज 80 करोड़ लोगों को हम जो है ना मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये काम छोटा नहीं है, ये बहुत बड़े काम है। दुनिया इन कामों को मान रही है। आप केवल ये बात कह करके कि अरे आप आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से किसानों को किसान केवल जो है ना गेहूं और चावल ना पैदा करे, गन्ना पैदा ना करे, बल्कि अपनी खेती को और रचनात्मक तरीके से दलहन और तिलहन की तरफ लाए, दाल पैदा करे और तेल की जो है फसलें वो करे। क्योंकि आज हमें इन सब चीजों के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो आज मोदी जी ने इन सारी फसलों के ऊपर एमएसपी में 50% तक का जो इजाफा किया है, 100% खरीद की वायदा किया है। अगर आप दाल पैदा करते हैं, आप जो है ना तिलहन पैदा करते हैं, 100% जो है ना सरकार खरीदेगी। आप अपनी खेती को खूबसूरत बनाएं। इस प्रकार के नहीं, लेकिन सर तरीके से जो है ना, किसान तो ये भी पूछ रहा है ना कि इतने बड़े बड़े वायदे किए गए थे, उन वायदों का क्या हुआ? 2022 तक किसानों की आय को, सर 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई थी, उनका क्या हुआ? किसानों को कर्जा मुक्त करने की बात की गई थी, उनका क्या हुआ? एमएसपी पे कानूनी गारंटी की बात की गई थी, उनका क्या हुआ? वही बात वो राजेंद्र जी कर रहे थे ना कि जब तक आप लोग विपक्ष में रहते हैं या कोई भी पार्टी विपक्ष में रहती है, तब तक तो उन्हें किसानों की याद आती है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष की तरफ आती है, सत्ता में आती है, तो वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है और फिर दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं कि जब पिछली सरकार कुछ नहीं करके गई। लेकिन अभी तक किसानों के हाथ सर पूरी तरह से खाली है, वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सर किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और तमाम योजनाएं हम सरकार जो हमारी सरकार जो है वो किसानों के लिए बेहतर से बेहतर बना रही है। आप मुझे बताएं ना कि आज किसान निधि जो हम 13 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, ये क्या सरल काम है? ये इससे क्या किसान को लाभ नहीं हो रहा? जिस तरीके से खेती में रचनात्मकता लाने के लिए हर खेत पर निगरानी, उनकी सॉइल टेस्टिंग करना, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या ये सब चीजें वहाँ के किसानों को उन्नत नहीं बनाएंगी? डेफिनेटली बनाएंगी। और आज बात कर रहे हैं कि उनकी रकम, ये जो आय दुगनी, मैं कह रहा हूँ कि उससे बेहतर होगी जब हम खेती में रचनात्मकता लाएंगे। केवल 2 फसलों के ऊपर
ये देश का किसान निर्भर नहीं रहेगा। हाँ। आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर बनेंगे दलहन और तिलहन के फसल के लिए भी, और बेहतर प्रगति कर रहे हैं इस वक्त में हम किसान को। ठीक है सर, मैं लौटती बेहतर हूँ, से मैं बेहतर प्रदीप आगे जी का रुख बढ़ने कर के लेती हूँ। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई कुछ किसानों की स्थिति बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, या ये जो किसान है ये बेवजह ही आंदोलन करने की बात करते हैं, या फिर अल्टीमेटम दे देते हैं 10 दिन का और ये कहते हैं कि देखिए फिर हम मीटिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आखिर वोट किसको दिया जाए। तो मतलब ये बेकार का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर सरकार इतना बेहतर काम कर रही है तो फिर ये क्यों किस इस तरह से ये बात कर रहे हैं किसान? नेहा जी, कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के उसका इतना दिमाग खराब नहीं हो सकता कि वो महीनों सड़कों पर बैठा रहे, आंदोलन करता रहे, भूखा प्यासा, धूप में, बारिश में, सड़क के बीच में बैठा रहे। तो देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब किसानों की स्थिति ज्यादा बेहतर हुई हो, किसान कुछ बेहतर स्थिति में रहा हो। तो मेरा कहना ये है कि किसानों की स्थिति ठीक करने के लिए समय समय पर सरकारों ने कदम उठाने की कोशिश की। देखिए, स्वामीनाथन आयोग आया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। अब सरकारें कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये किसानों की स्थिति किसी भी सरकार में अच्छी नहीं थी। अब कांग्रेस, स्वामीनाथन रिपोर्ट की कांग्रेस दावा करती है कि हमने उनकी बहुत सारी 90 में से बहुत सारी चीजों की मांग पूरी कर। तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आपने जब बहुत सारी कर दी तो बाकी करने में क्या दिक्कत थी। और उधर बीजेपी दावा करती है कि वो किसान की आय दुगनी कर देंगे। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है, जो बाकी की बची हुई चीजें हैं, वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी जवाब नहीं है। ठीक है, मेरा मानना है दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये गति बहुत कम है। किसानों को उनकी फसल का मूल्य पूरा मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो टेक्निक है वो विकसित होनी चाहिए, ताकि, और फिर बीजेपी सरकार का तो ये मैनिफेस्टो में था कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो बहुत सारे कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, अब वो वक्त आ गया जब किसान भी अपना सवाल पूछेंगे कि जी आपने इतने वायदे हमसे जो किए थे, उन वायदों का क्या हुआ। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की भी है, क्योंकि कांग्रेस भी सत्ता में रही है। विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। मैडम, अंकों के आधार पर भी, आंकड़ों के आधार पर दोनों की कंपेरेटिवली बता दीजिए बीजेपी वाले। अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ? अब स्वामीनाथन का हम झूठ बोल सकते हैं, क्या बीजेपी सरकार भी झूठ बोल रही है? तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार ने एफिडेविट दिया था 175 मांगे इनकी जो है। देखिए सर, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला अब जनता की अदालत में होगा। नहीं, जनता की अदालत में होगा ना, थोड़ा सा इंतजार आपको भी करना होगा। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर आपके। देखिए, आपका एग्रेसिव होने से चीजें नहीं चलेगी ना, वक्त पे हमें वाइंड अप भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।